नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट वो है 13, यानी कि इससे पहले मैंने 12 प्रैक्टिस सेट हिंदी के रिलेटेड हमने करा चुका हूं। हर प्रैक्टिस सेट में मैं 10 मिनट में 30 क्वेश्चन आपको लाता हूं। कम समय में ज़्यादा प्रश्न कराने का हमारा लक्ष्य रहता है आप लोगों के लिए। तो अगर आप यूपी टेट की तैयारी करते हैं तो वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये आपको लिए हमारा रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्त, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 13, 12 प्रैक्टिस सेट आप नहीं देखें तो प्लेइंग लिस्ट बनी हुई है, जाइए वहां से देखिए। कम समय में ज्यादा प्रश्न आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, तो जरूर आइएगा, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। हिंदी के रिलेटेड 30 प्रश्न में आपको अच्छा नंबर लाना है। तो ऐसा लेवल, ऐसे यूपी टेट के लेवल के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न कहीं नहीं मिलेगा। तो ध्यान में रखिएगा, ज्यादा सुविधा जरूरी नहीं है, आपको ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूरी है। ये चीज को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो फिर आप वही चीज है कि आप फिर पछताना पड़ेगा। का पछताए होते जब चिड़िया चुग गई खेत, यही आपकी स्थिति हो जाएगी। तो बाकी चैनलों पर आपको वैसा ही सुविधाएं मिलती हैं पूरी अच्छी क्वालिटी में, तो क्वालिटी पर मत जाइएगा, प्रश्न के लेवल पर जाइएगा। आपको लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो प्रश्न आपको नहीं आते वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हर यूट्यूब चैनल आपको सरल सरल प्रश्न बनाकर आपका जो है अपना व्यूज बनाना चाहता है, ऐसी स्थिति मेरे चैनल पर नहीं है। आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग जो प्रश्न बनने के चांस रहते हैं, आप जब प्रैक्टिस सेट हमारा लगाएंगे तो खुद आपको एक अनुभव मिलेगा कि ये प्रैक्टिस सेट आपके लेवल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो चलिए, सीधे ज्यादा बात करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन है? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। तो इसमें से ह्रस्व स्वर आपको बताना है। आपको दिख रहा है ऑप्शन ए वाला, और ये ह्रस्व के आते हैं अंतर्गत, बाकी सभी दीर्घ के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न नंबर 2, रस का अवय नहीं है। रस का अवय नहीं है, इसमें से आपको बताना है। तो रस का अवय जो नहीं है वो संभाव, संभाव जो है नहीं है। विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव ये रस के अवय के अंतर्गत आते हैं। अस्थाई भाव वो होता है जो आपके अंदर पहले से मौजूद होता है, अनुकूलित वातावरण पाने के बाद वो बाहर प्रकट होता है, तो वो अस्थाई भाव होता है। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। जब लिखते वक्त कोई पद छूट जाता है तो वहां प्रयोग करते हैं, किस विराम चिन्ह का आप वहां पर प्रयोग करते हैं? तो देखिए, उसके लिए हम त्रुटिपूर्ण पद या हंस पद का प्रयोग करते हैं। इसका लोगो ये होता है, देखिए ये वाला लोगो जो है ना, ये वाला लोगो इसका प्रयोग किया जाता है, या ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक। प्रश्न नंबर 4, बाढ़, भूकंप, तूफान किस संज्ञा से के उदाहरण है? बाढ़, भूकंप, तूफान किस संज्ञा के उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो देखिए, हर भूकंप जो आता है, भूकंप जो हर जगह आता है उसका अलग अलग नाम होता है, तूफान हर जगह आता है उसका अलग अलग नाम होता है। तो ऐसे एक जाति की विशेषताएं हो जाती हैं, तो सी वाला विकल्प जो है वह सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है। इसमें से कौन सा सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है, वो आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है? वो है सौंदर्य। तो ये सदा एक वचन में प्रयोग नहीं होता है, बाकी तीनों होते हैं। प्रश्न नंबर 6, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो हल्दी शब्द का जो तत्सम रूप होता है वह होता है हरिद्रा। हरिद्रा होता है। तो 6वां का डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ध्यान में रखेगा, इंपोर्टेंट है। तत्सम शब्द संस्कृत के ही शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर 7, किस शब्द से हार प्रत्यय नहीं लगा? किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं लगा है वो आपको बताना है। तो किस शब्द में नहीं लगा है? वो है बी वाला विकल्प। देखिए, सार लगा है, हार नहीं लगा है, तो बी वाला विकल्प 7वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, भूतकाल का कौन सा भेद नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि भूतकाल का कौन सा भेद नहीं है। तो देखिए, आसन्न भूतकाल होता है भेद, अपूर्ण भूतकाल ये भी होता है, और पूर्ण भूतकाल ये भी होता है, संभाव्य भूतकाल नहीं होता है। ध्यान में रखिएगा, डी वाला विकल्प जो है 8वां का सही हो जाएगा। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, और भविष्य काल 2 प्रकार का होता है। हिंदी में मैं बता रहा हूं, तो ध्यान में रखिएगा। कभी कभी उनका प्रकार पूछ लेता है कितने होते हैं।
प्रश्न नंबर 9, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम शब्द जो है संस्कृत के होते हैं, ऐसे चीज ध्यान में रखिएगा। तो इसमें से तत्सम शब्द को आपको चयन करना है, एक ही है तत्सम, वो कौन सा है? तो वो है विस्मय। विस्मय जो है तत्सम के अंतर्गत आएगा। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, निम्न में द्विगु समास का उदाहरण। द्विगु समास की विशेषता है कि जो पहला पद संख्यावाची होता है। तो अब देखा चौराहा, तो चौराहा यहाँ संख्यावाची है, तो डी वाला विकल्प 10वां का सही हो जाएगा। सरल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 करा कि अधिकार खोकर बैठना ये महादुष्कर्म है, पंक्ति की रचयिता कौन है? काफी इंपोर्टेंट पंक्ति है कि अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। अन्याय अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ठीक, तो 11 का किसने ये पंक्ति कहा है ये आपको बताना है। तो ये पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, काफी इंपोर्टेंट इनकी पंक्ति है। ठीक, प्रश्न नंबर 12, किसी वाक्य में ध्वनि का उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? तो ध्वनि का उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो किसी भी वाक्य में ध्वनि का उतार चढ़ाव को हमको उसको कहते हैं क्या? अनुतान कहा जाता है। तो बी वाला विकल्प 12 का सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। देखिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपको मैं लेकर आया हूं। प्रश्न नंबर 13, सुमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, यह किस रोग से ग्रस्त है? पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव कर रहा है, तो किस रोग से ग्रसित है? तो वह किससे है? डिस्लेक्सिया से। डिस्लेक्सिया, ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ये ए वाला विकल्प डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी, डिस्कैलकुलिया गणना पठन ये सभी आ जाता है। डिस्कैलकुलिया में गणना संबंधी आ जाता है। और अफेजिया भाषा संप्रेषण संबंधी जो है अफेजिया में आ जाता है। किसी शारीरिक अक्षमता के कारण आपके भाषा में रुकावट या बाधा होती है, उसी को अफेजिया कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। साधु शब्द का विलोम शब्द, साधु का विलोम क्या होता है ये आपको बताना है। तो साधु का विलोम असाधु होता है। ठीक, साधु का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार करना और असाधु का अर्थ होता है बुरा व्यवहार करने वाला। तो ऐसे जोड़ लीजिएगा, असाधु होता है साधु का विलोम। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो समूहवाचक संज्ञा अधिकारी नहीं है। बाकी ताश का भी समूह होता है, पर्वत का समूह, सभा का समूह, लेकिन अधिकारी नहीं होता है। डी वाला विकल्प जो है सी वाला विकल्प 15 का सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 और प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में से बहुवचन शब्द कौन सा है ये आपको इसमें से बताना है कि बहुवचन शब्द कौन सा है। तो प्राण जो है हमेशा बहुवचन के साथ प्रयोग किया जाता है। सी वाला विकल्प जो है 16 का सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 17, हाथों हाथ में कौन सा समास आपको बताना है? हाथों हाथ, और हाथों हाथ में अगर समास की बात करें तो ऐसे शब्द जब आते हैं ना, यानी कि दोनों पर जो है लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में सी वाले विकल्प अव्ययी समास के अंतर्गत आप जाइएगा। 17 का सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर है 18, जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग दे वहां कौन सा अलंकार होगा? यानी कि जहां कोई शब्द एक से अधिक बार भी शब्द आ रहा है और उसका अर्थ जो है अलग अलग दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप किस पर जाइएगा? यमक अलंकार पर जाइएगा। यानी कि शब्द एक से अधिक बार आए और हर जगह अपना अर्थ अलग अलग दो, लेकिन शब्द जब एक ही बार आता है फिर भी उसका अर्थ प्रयोग अलग अलग होता है, तो वैसी स्थिति में श्लेष अलंकार पर जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ से अंतर होता है, शब्द श्लेष में एक ही बार आता है लेकिन उसका प्रयोग अर्थ अलग अलग हर व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन यमक अलंकार में होता है कि एक ही शब्द कई बार आता है लेकिन उसका अर्थवा हर जगह यहाँ अलग अलग होता है। बस इतना है, बारीकी अंतर है। इसके विकल्प का उत्तर 18 का हो जाएगा। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, महेश्वरी शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है, काफी इंपोर्टेंट है ये। महेश्वरी पूछा जाता है, ये काफी बार पूछा गया है महेश्वरी। तो महेश्वरी का अगर हम विच्छेद करेंगे तो महा प्लस ऐश्वर्य हो जाता है, तो ध्यान में रखिएगा ऐ रहेगा। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं? तो सबको पता है कि शब्द के अंत में लगते हैं।
एक सॉरी प्रारंभ है, अंत में लगते हैं 20 का ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ये बी वाला नहीं होगा, ए वाला शब्द के अंत में लगता है। प्रश्न नंबर 21 इनमें से कौन सा सवृत स्वर है? सवृत स्वर, सवृत स्वर आपको इसमें से बताना है कि कौन सा है 21 का, तो वह है ई वाला सवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं, तो सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 21 का, 21 का सी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 22 किस शब्द में क प्रत्यय नहीं लगा? क प्रत्यय किसमें नहीं लगा है ये आपको बताना है। तो किसमें नहीं लगा है? तो भावुकः में जो है क प्रत्यय नहीं लगा है। बाकी तीनों में कारक, चालक, गायक तीनों में लगा है, भावुक में नहीं लगा है, तो 22 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23, और प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि निम्न में किस में विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि आपको बताना है, इसमें से किसमें किसके साथ विसर्ग संधि है? तो देखिए दिग्गज ये जो व्यंजन के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प जो है यशोदा, यशोदा जो है विसर्ग के अंतर्गत आता है। यश प्लस ओदा होता है, ओदा, तो ध्यान में रखिएगा यशोदा, यश प्लस दा, यशोदा, ठीक, विच्छेद होगा इसका, ए वाला विकल्प 23 का सही हो जाएगा। 24 प्रश्न, अच्छे संप्रेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो अच्छे संप्रेषण के लिए आवश्यक है शुद्ध वर्तनी, अध्यापक का सम्मान, ये थोड़ी नहीं होता है, जोर जोर से पढ़ना, ये अच्छी जानकारी नहीं। ऑप्शन ए वाला विकल्प शुद्ध वर्तनी काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे संप्रेषण के लिए आवश्यक होता है, तो 24 का ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25, निषेधात्मक वाक्य की पहचान कीजिए। निषेधात्मक को नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, अब उसको आपको पहचानना है। तो देखिए नहीं डी वाले विकल्प में लगा है तो ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर देखिए नहीं लगा है तो डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। नकारात्मक या निषेधात्मक एक ही चीज होता है। प्रश्न नंबर 26, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ने का मुहावरे का अर्थ हुआ, इसका क्या अर्थ होता है? तो वो होता है बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, तो बी वाला विकल्प ध्यान में रखिएगा 26 का। प्रश्न नंबर 27, और व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि सबसे बेहतर है आपको बतानी है। तो व्याकरण शिक्षण की सबसे बेहतर विधि जो है वह है आगमन विधि, पहले उदाहरण फिर नियम प्रस्तुत किया जाता है, तो ए वाला विकल्प जो है 27 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, वाच्य का शाब्दिक अर्थ है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय होता है, बोलना, वाच्य मतलब बोलना ही होता है, तो ए वाला विकल्प 28 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, और प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार रखने का सुझाव दिया। पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार रखने का सुझाव किसने दिया था? तो वो दिए थे श्याम सुंदर दास, काफी इंपोर्टेंट व्यक्ति हैं ये श्याम सुंदर दास। इन्होंने कहा था कि भैया पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार को रखा जाए, ठीक। प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, 30वां प्रश्न कह रहा है कि बिना स्वरों की सहायता के बिना उच्चारण नहीं हो सकता है। अच्छा, बिना स्वरों की सहायता के बिना उच्चारण नहीं हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है बिना स्वरों की सहायता से? तो वो व्यंजन, काफी सरल प्रश्न है। व्यंजन की जरूरत, व्यंजन को उच्चारण करने के लिए स्वर की जरूरत पड़ती है, तो ध्यान में रखिएगा बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 30 का। और ये थे 30 इंपोर्टेंट प्रश्न यूपी टेट के अकॉर्डिंग। आपने अगर इस प्रैक्टिस सेट को देखा होगा तो आपको खुद पता चला होगा कि ये जो प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ इसका लेवल कैसा है यूपी टेट के अकॉर्डिंग। तो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।